खुशीपुर नाम के एक गांव में राधा नाम की एक विधवा औरत रहती थी। राधा के पति की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद राधा अकेली पड़ गई थी। गांव के अंत में उसकी एक छोटी सी कुटिया थी। वो उसी में अपना गुजारा करती थी। अच्छा तो बना है, पर पता नहीं क्यों कुछ फीका सा मालूम पड़ता है। तभी वहाँ राधा की बचपन की सहेली शांति चलकर आती है। अरे राधा, आज ताजे ताजे अचार बना रही हो मालूम पड़ता है, मुझे नहीं चखाओगी क्या? हाँ, पहले के अचार की आखिरी डिब्बी बची थी और मैं भी खाली थी, तो सोचा नए बना लूं। काफी अच्छा बना है, पर राधा, मुझे तुमसे एक शिकायत है। आजकल तुम मुझसे इतना मिलती नहीं हो, घर में ही अकेले अकेले पड़ी रहती हो। पता नहीं क्यों पहले जैसी बात नहीं रही तुम में। भाई साहब के गुजर जाने के बाद उखड़ी उखड़ी सी रहती हो। अब क्या ही बताऊं शांति, उनके गुजर जाने के बाद मेरा बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। जानती हूँ, मेरी ये सहेली एक संतान को तरस रही है, पर राधा, तुमने अपने पति को खोया है, अपनी जिंदगी नहीं। और याद रखना, मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। अच्छा राधा, अब मैं चलती हूँ, मुन्ना उठ गया होगा। अगले दिन राधा कुछ काम के सिलसिले में शहर जा रही थी। शहर से पहले एक घना जंगल पड़ता था। राधा सोच में इतना डूब गई थी कि वो रास्ता ही भटक जाती है। रास्ता तो गलत मालूम पड़ता है, क्या करूं? पैर भी बहुत दुख रहा है, थोड़ी देर यहीं बैठ जाती हूँ। राधा आराम कर रही थी, तभी जंगल से एक गिड़गिड़ाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई है? ये आवाज तो सामने जंगल से ही आ रही है। राधा जाकर देखती है तो सामने एक चील पड़ा था। अरे अरे, मेरी मदद करो, मैं भारी मुसीबत में पड़ गया हूँ। पर मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? सामने एक तालाब है, तुम बस एक बूंद पानी लाकर मुझ पर डाल दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। राधा चील की मदद करने के लिए तालाब के पास जाती है और वहां से एक कटोरी में पानी ले आती है। राधा चील पर जैसे ही पानी डालती है, वो एक सुंदर राजकुमारी में बदल जाता है। अरे, ये कैसा मायावी चील था? घबराई मत, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ, आपने तो मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। कुछ साल पहले की बात है, मेरा सबसे प्रिय घोड़ा चेतक इस जंगल में भाग कर आ गया था और मैं भी उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गई थी। चेतक, तुम कहाँ हो मेरे घोड़े? वहाँ पर एक साधु महाराज तपस्या में लीन थे, पर मेरे चिल्लाने के कारण उनकी तपस्या भंग हो गई। गुस्से में साधु महाराज मेरे पास आते हैं। लड़की, तूने मेरे इस सालों की तपस्या को भंग करके अच्छा नहीं किया। तू जानती नहीं तेरे इस गलती का क्या परिणाम हो सकता है। मैं उस वक्त बहुत डर गई थी। मैंने इतनी भी बड़ी कोई गलती नहीं की है कि आप मुझ पर इतना क्रोधित हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो लगे, मुझे आपकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी इन बातों से साधु महाराज बहुत क्रोधित हो गए थे। इतनी छोटी सी उम्र में इतना घमंड? अब जब इतनी हिम्मत करी ली है तो मेरे इस श्राप को झेलने की भी हिम्मत अपने अंदर एकत्रित रखना। साधु महाराज के श्राप की वजह से
मुझ पर एक जादू होने लगता है और मैं चील में बदल जाती हूँ। बहुत शौक है ना तुझे अपने घोड़े को ढूंढने का, तो अब इन चील की आंखों से उस घोड़े को ढूंढते रहना। वैसे तो इस घने जंगल में कोई मनुष्य आता नहीं है, पर अगर आता है तो उससे सामने वाले तालाब से पानी मांग लेना, तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। और आज आपने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। मांगिए, क्या चाहिए आपको? मैं आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। पहले तो राधा कुछ बोल ना सकी, बाद में अपने इस कष्ट भरे जीवन के बारे में राजकुमारी को बताया। मुझे माफ़ कर दो राधा, मैं तुम्हारे पति को तो जीवित नहीं कर सकती हूँ, पर हाँ, तुम्हें संतान प्राप्ति का सुख दे सकती हूँ। मैं तुम्हें 2 बच्चियाँ दूंगी। उन बच्चियों का अच्छे से पालन पोषण करना, वो तुम्हारे अकेलेपन को ज़रूर दूर करेंगी। फिर राजकुमारी वहाँ से गायब हो जाती है और उसके जाते ही 2 छोटी बच्चियाँ वहाँ पर प्रकट हो जाती हैं। राधा बच्चियों को अपनाने में कोई संकोच नहीं करती है और दोनों को अपने घर ले आती है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे मुरली, सुना क्या? राधा ने कोई जादू टोना करके 2 बच्चियों को जन्म दिया है। ऐसा क्या? पर मेरी पत्नी तो बता रही थी कि जंगल में उसने किसी राजकुमारी की मदद की और उसने खुश होकर इसकी इच्छा पूरी की। अरे मुरली, मुझे तो ये कोई जादूगरनी लगती है। अगर इसका साया हमारे गांव में रहा तो ये हमारे गांव को एक दिन नष्ट कर देगी। मैं तो कहता हूँ राधा को अपने गांव से निकलवा देना ही अच्छा रहेगा। कहीं हमारे बच्चों पर उसकी नज़र पड़ गई तो हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। गांव में हल्ला फैला और खबर शांति तक पहुंच गई। पूरी जानकारी लेने के लिए शांति राधा के घर आती है। अरे राधा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हें पता भी है गांव में तुम्हारी कितनी बदनामी हो रही है। कोई तुम्हें टोटकी बोल रहा है तो कोई जादूगरनी। राधा ने सारी घटना शांति को बताई। मुझे गांव वालों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे माँ बनने का सुख मिला, मैं इसी में खुश हूँ। अब मेरा अकेलापन दूर होगा। जैसी तुम्हारी मर्जी राधा, आखिर तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। धीरे धीरे करके कुछ वर्ष बीत जाते हैं। राधा की अब दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी थीं, गुड्डी और चंपा। चंपा राधा की बड़ी बेटी थी, जो बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। गुड्डी राधा की छोटी बेटी थी, जो थोड़ी चंचल स्वभाव की थी। दीदी देखो, माँ शहर से वापस आ गई। काम के सिलसिले में हर रोज राधा को शहर जाना पड़ता था। मामा, आज आप शहर से हमारे खाने के लिए क्या लाई हैं? बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि मैं तुम लोग के लिए कुछ ला सकूं, पर अगली बार ज़रूर कुछ ना कुछ ले आऊंगी। कोई बात नहीं माँ, आप आराम कर लो, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। आप बहुत थक गए होगे ना? हाँ माँ, अभी आप आराम कर लो, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सुबह होते ही राधा शांति के घर जाती है। अरे राधा, आज तुम यहाँ? बड़े दिनों बाद याद आई अपनी सहेली की तुम्हें। हाँ शांति, दरअसल आज मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, उसी सिलसिले में मैं तुम्हारे घर आई हूँ।
दरअसल मुझ पर कर्ज बहुत बढ़ गया है शांति। वो कर्ज चुकाने के लिए मुझे शहर में दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें शायद 1 आध महीने लग जाएं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा घर मुझसे छिन जाएगा। बस 1 आध महीने की बात है शांति। मैं चाहती हूँ तुम 1 आध महीने मेरी बेटियों को अपने घर में ही रखो। भला इसमें कोई पूछने की बात है राधा? मैं भी तो एक माँ हूँ और वो भी मेरी बेटियाँ जैसी हैं। मैं उनका ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बहुत सालों बाद शांति का पति नंदू शहर से गांव वापस आता है। पिताजी पिताजी, आप आ गए हैं। आप शहर से मेरे लिए क्या लाए हैं, बताओ पिताजी। अरे मुन्ना मेरे बेटे, मैं शहर से तेरे लिए खूब सारी चॉकलेट्स और ढेर सारी मिठाइयाँ लाया हूँ। तू इन्हें साल भर खाएगा तो भी ये खत्म नहीं होंगे। देखा गुड्डी और चंपा, मेरे पिताजी कितने अच्छे हैं। वो मेरे लिए शहर से खूब सारी मिठाइयाँ और चॉकलेट्स लाए हैं। तुम्हारे तो पिताजी ही नहीं हैं। गुड्डी और चंपा प्यार भरी नजरों से नंदू की ओर देखने लगती हैं। अरे शांति, ये बच्चियाँ किसकी हैं भला? ये चंपा और गुड्डी हैं, राधा की बेटियां। दरअसल राधा कुछ काम के सिलसिले में शहर गई है, तो 1 आध महीने ये दोनों बेटियां हमारे घर रहेंगी। नंदू को बहुत गुस्सा आता है। शांति, ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं। मैं यहाँ इन्हें किसी भी कीमत पे नहीं रहने दूंगा। तुम इन्हें इनके घर वापस छोड़ाओ। वैसे भी शांति शहर गई है, उसे पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कहकर नंदू वहाँ से चला जाता है। शांति मजबूर थी, उसे चंपा और गुड्डी को उनके घर वापस छोड़ना पड़ा। मुझे माफ कर दो गुड्डी और चंपा, मैं मजबूर हूँ। नंदू के होते हुए मैं चाह कर भी तुम दोनों को अपने घर में नहीं रख सकती हूँ। पर चिंता मत करना बेटा, तुम दोनों के साथ जितनी देर रह सकूंगी रहूंगी। 2 महीने बाद राधा शहर से गांव वापस आती है। रास्ते में उसे शांति का पति मिल जाता है। अरे राधा, आखिर 2 महीने बाद तुमने गांव में अपने कदम पधारी लिए। वैसे वो कर्ज तुमने चुकाए हैं या और बढ़ाए हैं? ऐसे क्यों कह रहे हैं भैया? भगवान की कृपा से सारे कर्ज चुका दिए। अरे तो कर्ज ही तो चुकाया है, कौन सा बड़ा काम कर दिया। वैसे भी तुम जैसी औरतें कर्ज चुकाने के बाद दूसरा कर्ज लेती हैं, फिर उसे चुकाने में लग जाती हैं। अपनी उन बेटियों को हमारे घर छोड़कर जाती हो, ये सोचकर कि हम उनका ख्याल रखेंगे। मेरे होते हुए ये सपने देखना भूल जाओ राधा। राधा चुपचाप नंदू की बातें सुनती रहती है। वो कुछ बोल नहीं पाती और उदास चेहरा लेकर वहां से चली जाती है। अरे माँ, आप शहर से वापस आ गई, थोड़ा आराम कर लीजिए, आप थक गई होंगी। हाँ माँ, आइए मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। आपको पता है माँ, शांति मौसी कितनी अच्छी है। वो नंदू अंकल से छुप छुप कर हमारे लिए खाना लाती थी और हमारे साथ समय बिताती थी। हाँ माँ, शांति मौसी बहुत अच्छी हैं, पर नंदू अंकल बहुत गंदे हैं माँ। वो हमें हर समय डांटते रहते थे और मारते भी थे। अपनी बेटियों के मुंह से इस तरह की बातें सुन राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। राधा की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। राधा की दोनों बेटियां अब बड़ी हो जाती हैं। छोटी बेटी गुड्डी गांव में ही अपना सिलाई का काम करती थी और बड़ी बेटी चंपा शहर में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। एक दिन गुड्डी यूं ही गांव से गुजर रही थी, तभी रास्ते में उसे नंदू मिलता है। सरपंच जी ने कहा है गांव की इस रोड पर ज़रा संभल कर चलो, क्योंकि सालों पहले यहाँ एक औरत की मृत्यु हो गई थी गाड़ी के नीचे आके।
तुम तो बहुत करीब से जानती हो उस औरत को कि आखिर कौन थी वो औरत। दरअसल नंदू राधा की बात कर रहा था। वैसे सच कहूँ गुड्डी, तो तुम्हें भी अपनी बहन चंपा के साथ शहर चले जाना चाहिए था। कहाँ यहाँ सिलाई उलाई में पड़ गई। वहाँ तुम्हारी बहन चंपा को देखो, शहर में बस गई है, तुमसे मिलने तक नहीं आ रही है। नंदू की बातों पर गुड्डी को बहुत गुस्सा आता है। आपको मेरी और मेरी बहन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं गांव में रहूं या शहर में, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जैसे नीच आदमी से तो मैं कब का रिश्ता तोड़ चुकी होती, बस सिर्फ शांति मौसी की वजह से आपके घर में मेरा आना जाना बना रहता है। नंदू को उसके मुंह पर जवाब देकर गुड्डी वहां से अपने घर चली आती है। माँ, अगर आज आप हमारी साथ होती तो हमें ऐसा दिन कभी देखना ही नहीं पड़ता। गुड्डी की बातों से नंदू बहुत गुस्से में था। वो घर पर बैठे अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद उसकी पत्नी शांति वहां चलकर आती है। अरे, आप इतना मुंह फुलाकर क्यों बैठे हैं? गांव में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? हाँ, लड़ाई तो हुई है, पर तुम्हारी उस सहेली की बेटी गुड्डी से। अगर बचपन में तुमने उसे इतना खिलाया पिलाया नहीं होता तो आज इतनी कैंची जैसी उसकी जुबान नहीं चल रही होती। मुझे पूरा विश्वास है आपने ही पहले उसे कोई ताना मारा होगा, क्योंकि वो पहले कभी किसी को कोई जवाब नहीं देती। मानती हूँ गुड्डी थोड़ी चंचल है, पर वो इतनी भी बदतमीज नहीं कि बड़ों से इस शब्दों में बात करे। अरे वाह राधा, आज तुम उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए अपने पति से बहस कर रही हो। आखिर जंगल से लाई उस लड़की के लिए तुम्हारे दिल में इतना प्रेम क्यों? मुझे पूरा विश्वास है राधा ने तुम पर कुछ जादू किया है। देख लेना शांति, जब मेरा बेटा मुन्ना शहर से पढ़ाई पूरी करके आएगा तो सारे गांव वाले उस पर फूल बरसाएंगे। इतनी बड़ी नौकरी पाएगा कि तुम्हारी गुड्डी उसे देखकर जल मिटेगी। कुछ दिनों बाद नंदू का बेटा मुन्ना शहर से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके गांव वापस आता है। अरे मुन्ना मेरे बेटे, तू शहर से वापस आ गया। मुझे बताया होता तो मैं तुझे पिक करने आ जाता। अरे नहीं नहीं पिताजी, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी चलकर आना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। माँ, आप जल्दी से मेरा खाना लगा दो, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। हाँ मुन्ना, तू अपने हाथ पैर धुल ले, मैं अभी तेरा खाना लगाती हूँ। अगले दिन गुड्डी यूं ही गांव से गुजर रही थी, तभी रास्ते में उसे नंदू का बेटा मुन्ना मिलता है। अरे गुड्डी, सुना है तुमने मेरे पिताजी से इतने बदतमीजी से बात की। मेरे पिताजी से ऐसे कोई बात करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं गांव के सरपंच से तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए निकलवा दूंगा। मुन्ना की बातों पर गुड्डी को बहुत गुस्सा आता है। मुझे पता ही था जैसा पिता होगा वैसा ही बेटा होगा, पर मुझे तुम दोनों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों को जो करना है जाओ कर लो, मैं डरती नहीं हूँ। अगर गांव से निकलवाओगे तो निकलवा दो। ऐसा कहकर गुड्डी वहां से चली जाती है। धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं। मुन्ना के जॉब लग जाने की खुशी में अब उसके पिता नंदू ने भी काम पर जाना बंद कर दिया था। वो घर में ही अब आराम करते रहते थे। जॉब के नाम पर नंदू दिन भर घर पर आराम ही करता रहता था। वो पिछले 2 महीनों से अपनी छुट्टी ही मना रहा था। मुन्ना की माँ शांति एक दिन उसके पास आती हैं। शांति बहुत परेशान थी। उसे ये डर था
कि कहीं मुन्ना इतनी छुट्टी बिताने के बाद अपनी ये जॉब अपने हाथ से गंवा ना बैठे। शाम को जब मुन्ना उठता है तो शांति अपने इस डर को मुन्ना को बताती है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, मुझे जॉब से नहीं निकाला जाएगा। अब जब इतने साल बाद गांव आया हूँ तो कुछ दिन यहाँ छुट्टी बिताने दो ना माँ। अगले दिन शहर से मुन्ना को उसके बॉस का फोन आता है। उसके बॉस ने उसे उसके जॉब से निकाल दिया था और सैलरी भी देने से मना कर दिया था। मुन्ना ने ये सारी बात अपने माता पिता को बताई। मैं तो पहले ही कह रही थी शहर चले जाओ, शहर चले जाओ, पर तुम्हें तो आराम करने से फुर्सत ही नहीं थी। तुम्हें तो छुट्टियां मनानी थी गांव में। लो, अब मनाओ छुट्टियां। अरे मुन्ना, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे पास तो बीटेक की डिग्री है। तुम कहीं और जॉब ढूंढने जाओगे तो तुम्हें और मिल जाएगी। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुम्हें इससे अच्छी नौकरी मिलेगी। हाँ पिताजी, पर अब जब जॉब चली गई है तो गांव में कुछ दिन छुट्टियां मना कर ही जाता हूँ। एक बार जॉब लग जाएगी तो कहाँ फिर गांव वापस आ पाऊँगा। प्लीज़ पिताजी। ऐसा कहकर मुन्ना वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद राधा की बड़ी बेटी चंपा भी शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस गांव आती है। घर आकर चंपा अपनी बहन गुड्डी को बताती है कि उसे शहर में एक अच्छी जॉब लगी है। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आज माँ होती तो वो आपको ऐसे देखकर बहुत खुश होती। हाँ, सो तो है, पर अभी ये खुशखबरी मैं अपनी शांति मौसी को देकर आती हूँ। वो ये सुनकर बहुत खुश होंगी। ऐसा कहकर चंपा शांति के घर चली जाती है। घर में एक वक्त के राशन का भी खाना नहीं बचा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। अरे भाग्यवान, चिंता क्यों करती हो? मुन्ना का एक बार जॉब बस लगने दो, उसके बाद ये गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। उनकी ये बातें चंपा दरवाजे पर खड़ी होकर सुन रही थी। चंपा घर आती है और सारी बातें अपनी बहन गुड्डी को बताती है। ये तो बहुत बुरा हुआ दीदी। शांति मौसी बचपन में हमारा कितना ख्याल रखती थी। आपको उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगी। अगर आज माँ होती तो वो भी अपनी बहन को इस हालत में नहीं देख पाती। एक बार फिर चंपा शांति के घर जाती है। चंपा शांति के घर ही जा रही होती है, तभी सामने से शांति और नंदू को आते देख वो वहीं रुक जाती है। अरे चंपा, तुम शहर से वापस कब आई? और आई सो आई, मुझसे मिलने तक नहीं आई। अरे मौसी, मैं आज ही शहर से गांव वापस आई हूँ। मैं आपसे ही मिलने आ रही थी और आप मुझे यहीं मिल गईं। मुझे एक आईटी इंडस्ट्री में जॉब मिली है, उसी की खुशखबरी देनी थी। अरे वाह चंपा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर आज राधा जिंदा होती तो अपनी बेटियों की इन तरक्की को देख बहुत खुश होती। हाँ तो क्या हुआ? हमारे मुन्ना को इससे भी अच्छी जॉब मिली थी, पर उसने छोड़ दी, इसलिए क्योंकि वो जानता है उसे इससे भी अच्छी जॉब मिल सकती है। मुझे मेरी पहली सैलरी एडवांस में 25,000 मिली है। अगर आज माँ जिंदा होती तो वो सैलरी मैं अपनी माँ के हाथों में देती, पर आज वो जिंदा नहीं है तो ये सैलरी मैं आपको देना चाहती हूँ। मौसी, आप मेरी माँ से भी बढ़कर हैं मेरे लिए। आपने ही बचपन से मुझे पाला पोसा और मेरा ख्याल रखा। मैं घमंड में इतना डूब गया था कि सही और गलत में फ़र्क क्या है ये तक नहीं पता चला।
मुझे माफ़ कर दो चंपा, मुझे माफ़ कर दो, भारी गलती हो गई। ऐसा मत कहिए, आप तो मेरे पिता समान हैं। आपके मुँह से माफ़ी अच्छी नहीं लगती। आज नंदू की सिर्फ आंखें नहीं खुली थीं, बल्कि उसकी पूरी सोच अब बदल चुकी थी।